स्वागत है आप लोगों का। तो आज जीव जगत का लास्ट लेक्चर करेंगे हम लोग। आज कोशिश करेंगे कि चैप्टर ख़त्म हो जाए। तो लेक्चर नंबर 5 है। आज हम लोग देखेंगे वर्गीकी साधन या टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में, यानी कि वे प्रक्रियाएं या वे साधन जिनके द्वारा हम किसी भी जीवधारी की पहचान कर सकते हैं, उसके बारे में उसका अध्ययन कर सकते हैं कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है, कुछ फाइलम में आता है, मतलब कंप्लीट जानकारी उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर जो पहला साधन आता है उसको बोला जाता है बच्चों हर्बेरियम। क्या बोलना है उसको? हर्बेरियम। इंग्लिश में भी ये हर्बेरियम ही लिखा जाता है। अब ये हर्बेरियम क्या होता है बच्चों? इस हर्बेरियम के अंदर कुछ ऐसा किया जाता है, एक A4 साइज़ का पेपर लिया जाता है। ठीक है, A4 साइज़ का हमने पेपर ले लिया। इस पेपर के ऊपर अलग अलग पौधों को प्रेस करके यहाँ पे ऐसे चिपका दिया जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के पौधे लगे होते हैं और इनको टेप की हेल्प से चिपका दिया जाता है। यहाँ पर इस तरह से चिपका देंगे इनको। अब चिपकाने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोने में इसकी सभी जानकारी लिख देंगे, यानी कि यहाँ पर इसका हम कॉमन नेम भी लिख देंगे। सामान्य नाम क्या है इसका, कि जिस क्षेत्र में ये मिल रहा है वहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हम इसका वैज्ञानिक नाम भी लिख देंगे। क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे? वैज्ञानिक नाम भी मेंशन कर देंगे। साथ में जिस दिनांक पे कलेक्ट किया गया है वो दिनांक भी लिख देंगे, वो डेट लिख देंगे। जिसने इसको कलेक्ट किया है तो कलेक्टर का नाम भी यहाँ पे लिख देंगे। कलेक्टर का नाम, जिस भी इंसान ने इसको कलेक्ट किया है उसका नाम इसमें लिखा जाएगा। इसके अलावा इस पौधे का यहाँ पे वर्गीकरण भी लिख सकते हैं कि ये पौधा जो है कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, इसका डिवीज़न कौन सा है और इसका जीनस वगैरह कौन सा है या फैमिली कौन सी है। हम यहाँ पर क्या नहीं लिखते हैं, जो कि नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कभी भी पौधे की लंबाई इस शीट के ऊपर नहीं लिखी जाती है। बाकी लगभग सभी चीज़ें हम मेंशन कर देते हैं। इस पौधे की लंबाई वगैरह हम इसके ऊपर नहीं लिखते हैं बच्चों। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो हर्बेरियम है, जहाँ पर अलग अलग तरह के पौधों को संरक्षित करके सुखाकर एक हर्बेरियम की शीट के अंदर रखा गया है, तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा है। कहाँ पे? क्यों इंग्लैंड के अंदर। क्यों इंग्लैंड, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा हर्बेरियम है। ओके, इंडिया में भी जगह जगह हर्बेरियम पाए जाते हैं। जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप लोगों को भी बॉटनी के एक हर्बेरियम की फ़ाइल बनानी पड़ेगी, जहाँ पर आपको एक फ़ाइल के अंदर अलग अलग A4 साइज़ पेपर मिलेंगे। तो उन पर प्लांट्स को आपके सुखाकर उनको चिपका देना है और नीचे उनके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखना है, उनका वर्गीकरण, उनका वैज्ञानिक नाम, उनका सामान्य नाम और उसकी दूसरी चीज़ें। प्लांट की हाइट उसमें नहीं लिखी जाती है। ठीक है बच्चों। दूसरा है वानस्पतिक उद्यान। वानस्पतिक उद्यान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बोटेनिकल गार्डन। तो नाम से पता चल जाना चाहिए इसके अंदर हम किस चीज़ों को रखेंगे, पौधों को कि जंतुओं को। सोचिए जल्दी, इसमें हमें किस चीज़ को रखना है? इसमें हमको पादपों को संरक्षित रखा जाता है। और वे पादप कैसे होते हैं? जीवित पादप होते हैं। तो जीवित पादपों का यहाँ पे संरक्षण किया जाता है। और वो संरक्षण कैसा होता है? बाह्य स्थानीय संरक्षण, एक्स सीटू कंजर्वेशन। अभी एक्स सीटू क्या है समझाता हूँ मैं थोड़ी देर में। अभी एक्स सीटू कंजर्वेशन देखिए बच्चों, जंतु हो या पादप हो, वो लगातार विलुप्त होने लग रहे हैं, उनकी संख्या कम हो रही है। तो इकोलॉजी के बैलेंस को हमें बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उनको संरक्षण प्रदान करना पड़ता है। उनको दूसरे व्यक्तियों से या दूसरी चीज़ों से बचाना है ताकि उनकी संख्या घटे ना और एक टाइम पर वो विलुप्त ना हो, बचे रह जाए। तो उसके लिए दो तरह के संरक्षण संस्थान बनाए गए हैं। एक को बोलते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण, दूसरा कहलाता है स्वस्थानीय, यानी कि इन सिटू। तो बाह्य स्थानीय में क्या करेंगे, जैसे चिड़ियाघर होते हैं, तो चिड़ियाघर में अलग अलग तरह के जानवर होते हैं। शेर होता है, बाघ होता है, जिराफ होता है, गेंडा होता है। तो वो अपनी जगह पे वहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। चिड़ियाघर में क्या करते हैं, चिड़ियाघर के जो लोग होते हैं वो उसको अलग अलग जानवर को अलग अलग जगह से उठा के लाते हैं। मान लीजिए शेर को उन्होंने उठा लिया कहीं और जगह से, बाघ को वो कहीं और से उठा के ले आए, जिराफ को वो कोई और जगह से लेकर आए। तो उनको अलग अलग जगह से लाकर उन्होंने अपने एरिया के अंदर रख दिया और उसको उन्होंने चिड़ियाघर का नाम दे दिया। तो ये कहलाता है बाह्य संरक्षण, कि किसी जीवधारी को उसके प्राकृतिक आवास से उठाकर अपनी जगह पर रखकर तब उसको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा बाह्य स्थानीय।
और अगर मैं ऐसा करूँ कि कोई जंगल है हरा भरा काफ़ी, उसमें बहुत सारे जानवर पाए जा रहे हैं, तो मैं वहीं पर एक बड़ी सी एक बाउंड्री बना दूँ, वहाँ पर कुछ गार्ड्स वगैरह को खड़ा कर दूँ और वहाँ पे लोगों के आने जाने पे या उनके शिकार करने पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दूँ। तब मैं इसको बोलूँगा कि ऐसा संरक्षण है अंतःस्थानीय संरक्षण या स्वस्थानीय संरक्षण। क्यों? क्योंकि हम प्राकृतिक आवास के अंदर ही उन पेड़ पौधों को, जंतुओं को हम बचा रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। तो बाह्य स्थानीय के अंदर कौन कौन आते हैं? ज़्यादातर आपके पहले चैप्टर में बाह्य स्थानीय संरक्षण ही है। तो हर्बेरियम ये भी बाह्य स्थानीय है। जो वानस्पतिक उद्यान होते हैं ये भी क्या है? बाह्य स्थानीय संरक्षण है। तो इंडिया के अंदर कुछ बोटेनिकल गार्डन पाए जाते हैं। इसके अलावा एक इंग्लैंड के अंदर भी है। कौन सा गार्डन है वो? रॉयल बोटेनिकल गार्डन। तो ये भी काफ़ी बड़ा बोटेनिकल गार्डन है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है बच्चों क्यों? इंग्लैंड में। क्यों? इंग्लैंड। इसके अलावा इंडिया के अंदर जो है वो आपको ध्यान रखना है, एक है इंडियन बोटेनिकल गार्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन। तो ये स्थित है हावड़ा के अंदर, हावड़ा, इंडिया। इसके अलावा जो एक नाम और दे रखा है आपके एनसीईआरटी में वो है इंडियन बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये स्थित है बच्चों लखनऊ के अंदर। और लखनऊ पता है ना कहाँ होता है? इंडिया में ही है, इंडिया से बाहर तो नहीं है, इंडिया के अंदर। ठीक है, ये तीनों नाम आपको पता होने चाहिए। पहला वाला आपकी बुक के अंदर नहीं दे रखा है, तो अगर ना भी याद हो तो भी चल जाएगा, लेकिन उसकी जगह का नाम पता होना चाहिए कि वो कहाँ पाए जा रहे हैं। इसके अलावा फरवरी या मार्च में इंडिया के अंदर भी दिल्ली के अंदर मुगल गार्डन है जो राष्ट्रपति भवन के अंदर है, तो वो भी एक तरह का बोटेनिकल गार्डन ही है। ठीक है, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह के जितने भी पौधे होते हैं उनको उठाकर एक जगह पे उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है ताकि लोग आए और उनको उनके पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त हो। तो ये कहलाता है वानस्पतिक उद्यान। ठीक है बच्चों, अगला है तीसरा ज़ूलॉजिकल पार्क, जिनको हम बोलते हैं सामान्य भाषा में चिड़ियाघर। अभी चिड़ियाघर का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर सिर्फ चिड़िया का घर ही है, मतलब यहाँ पर सिर्फ आपको पक्षी ही मिलेंगे, ये सिर्फ नाम है। ज़ूलॉजिकल पार्क, तो यहाँ पर स्पेशली किसको संरक्षण प्रदान किया जाता है? जंगली जानवरों का संरक्षण। तो जंगली जंतुओं का बाह्य स्थानीय संरक्षण होता है। हाँ, थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ पे पादपों को भी संरक्षण प्रदान कर लिया जाता है। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण होता है ये, जहाँ पर अलग अलग तरह के जंतुओं को संरक्षित रखा जाता है। बाघ हो गया, शेर हो गया, गैंडा हो गया, दरियाई घोड़ा हो गया, ये सब सारे यहाँ पर होते हैं और इनको इस तरह का एनवायरनमेंट देते हैं ताकि इनको लगे कि ये इनके प्राकृतिक आवास के अंदर ही मिल रहे हैं। और थोड़े बहुत मात्रा में यहाँ पर पादपों को भी संरक्षण दिया जाता है, लेकिन मेनली किसको देते हैं? मेनली देते हैं जंगली जानवरों को। तो एक नीट में क्वेश्चन भी आया था कि ज़ूलॉजिकल पार्क के अंदर कौन से एनिमल रखे जाते हैं? पालतू एनिमल, जंगली जानवर, पेड़ पौधे या कोई नहीं? तो ऑप्शन आपका होगा जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल। पालतू पशु थोड़ी ना रखते हैं उसके अंदर कि कुत्ते को रखेंगे, बिल्ली को रखेंगे हम लोग, जंगली जानवर रखते हैं अभी। ओके बच्चों, तो ये 3 हो गए। चौथा बताता हूँ मैं। चौथे का नाम है बच्चों म्यूज़ियम। ये ज़्यादातर स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट इनके अंदर होती है। तो आप अभी कभी अपनी बायोलॉजी लैब के अंदर गए हो तो वहाँ पे आप देखना एक छोटी सी एक बोतल होती है जिसके अंदर कुछ सॉल्यूशन भरा होता है और उसके अंदर जानवरों को रखा जाता है। छोटे छोटे जानवर रहते हैं जैसे कि स्टारफिश हो गया, ओके, मेंढक हो गया या स्नेक हो गया, या इसके अलावा बायोलॉजी लैब के अंदर आपके एक स्केलेटन भी लगा होता है, मानव का कंकाल होता है वहाँ पे, या कुछ पौधे होते हैं तो उनको भी संरक्षित रखा जाता है। तो ये सभी क्या होते हैं? ज़्यादातर डेड होते हैं। तो यहाँ पर हम मृत पादप जंतु या कंकाल इनको रखा जाता है सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए, सिर्फ उसका अध्ययन करने के लिए, ताकि बच्चे उनको देखकर अच्छे से समझ सके कि किस चीज़ की बात चल रही है। तो उनको जिस घोल के अंदर रखते हैं हम लोग, जिस सॉल्यूशन में रखते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मेलिन सॉल्यूशन।
ये फॉर्मेल्डिहाइड का विलयन होता है। इसके विलयन के अंदर अगर हम कोई चीज़ रख देते हैं, कोई भी पादप हो, कोई भी जंतु हो, तो वो काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होता है, वो ऐसा कैसा ही बना रहता है। ओके बच्चों, तो ये भी एक्स सिटू कंजर्वेशन का उदाहरण है। तो ये 4 हो गए हैं, इसको नोट कीजिए। फिर अगला देखेंगे हम लोग। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है कीज़ या फिर कुंजी। देखिए जो कुंजी होती है ये सामान्यतः 2 विपरीत लक्षण हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके आधार पर डिसाइड करते हैं। तो मान लीजिए आपको कोई जानवर दिखा, तो आप खुद से एक क्वेश्चन करेंगे कि ये जो मुझे जानवर मिला है कि क्या इसके ऊपर घने बाल पाए जा रहे हैं। तो अगर आपका आंसर हाँ है तो हाँ है, तो इसका मतलब घने बाल अगर है तो वो क्या हो सकता है, वो एक खरगोश हो सकता है, वो एक लोमड़ी हो सकती है, या फिर वो एक भालू हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि नहीं उसके ऊपर ये घने बाल नहीं पाए जा रहे हैं, तो फिर वो कुछ और हो सकता है। फिर वहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या इसके पास में पंख मिल रहे हैं, विंग्स। आप कहेंगे कि नहीं। आप अगर नहीं कह रहे तो मैं कहूँगा कि वो पक्षी तो हो नहीं सकता है, और आपका आंसर अगर यस है तो मैं कहूँगा कि वो डेफिनेटली कोई पक्षी है। फिर उसके अंदर कोई और लक्षण हम लोग चेक करते हैं। तो इस तरह से हाँ या ना में हम सवाल कर रहे हैं एक दूसरे से या अपने आप से ही। तो ये हाँ या ना को हम लोग क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम लोग कपलेट बोलेंगे। और हाँ या ना डिसीजन लेने के बाद आप जो आगे की तरफ बढ़ रहे हो कि उसके अंदर और कौन सा लक्षण मिल रहा है जिसके आधार पर मैं उसको पहचान कर सकूँ, तो उसको बोला जाता है लीड। समझे बच्चों, जो हाँ या ना में हम आंसर करते हुए चल रहे हैं वो कपलेट है। कपलेट आगे चल के जो हमें सहायता कर रहा है, एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं उसकी पहचान की वजह से, तो वो कहलाता है, उसकी लीड कहलाता है। समझे बच्चों। तो कुंजी जो होती है विश्लेषणात्मक होती है, एनालिटिकल प्रकृति की होती है। किसी भी जीवधारी की पहचान करने में कुंजी सहायक होती है। इसके अलावा छोटी छोटी सी डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है एक एक लाइन की। फ्लोरा वर्ड यूज़ करते हैं पादपों के लिए। तो किसी भी क्षेत्र के अंदर कितने पादप मिल रहे हैं, किस किस जगह पे मिल रहे हैं, उनका आवास क्या है, इन सब की कंप्लीट नॉलेज या जानकारी को फ्लोरा बोला जाता है। ठीक। मोनोग्राफ, मोनो मीन्स होता है एक। तो इस बुक के अंदर सिर्फ एक टैक्सोन के बारे में जानकारी होगी। एक टैक्सोन का मेरा मतलब जैसे या तो स्तनधारी के बारे में इसमें पूरी जानकारी होगी कि कौन कौन से स्तनधारी कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, या फिर इसमें किसी सरीसृप के बारे में जानकारी होगी क्योंकि वो भी क्या है, एक टैक्सोन ही है, या किसी संघ के बारे में जानकारी होगी जैसे कोर्डेटा संघ हो गया। तो कोई भी एक टैक्सोन के बारे में अगर वो जानकारी दे रहे हैं तो उसको मोनोग्राफ बोलते हैं। ओके। और अगर वो एक से ज़्यादा स्पीसीज के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो मैनुअल कहलाता है। तो किसी भी क्षेत्र में मिलने वाले पौधों की जातियों की संपूर्ण इसमें जानकारी होती है। तो ये दोनों डिफरेंट कैसे हुए, फ्लोरा और मैनुअल। इसमें हम पौधे के केवल वितरण और उसका आवास पढ़ते हैं, जबकि इसमें पौधे की सभी जातियों की संपूर्ण जानकारी है। उनका आवास भी है, उनका वितरण भी है, उनका जैवीय इतिहास क्या रहा होगा, विकासीय इतिहास क्या रहा होगा कि उनके पूर्वज क्या रहे होंगे, उनमें कैसे कैसे लक्षण मिल रहे हैं, उनकी बाह्य शारीरिकी कैसी है, आंतरिक शारीरिकी कैसी है, इन सब की पूरी डिटेल इसमें होती है मैनुअल्स के अंदर। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट होता है कैटलॉग। तो कैटलॉग भी एक बुक होती है जिसके अंदर किसी भी एरिया के अंदर जितनी भी जातियाँ पाई जा रही है, चाहे वो जंतु की हो या पादपों की हो, वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखी होती है। यानी कि पहले ए नाम वाली आएगी, फिर बी नाम वाली होगी, फिर सी नाम वाली होगी, ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसको बोला जाता है कैटलॉग। ठीक है बच्चों। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो मैंने लगभग जहाँ तक मुझे लगता है सभी क्वेश्चंस मैंने इसके करा दिए हैं, या सभी जितने भी आपके क्वेश्चन इससे बन सकते हैं आपके नीट के एग्ज़ाम में, या आपके अभी स्कूल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो ये पूरे लेक्चर देखिएगा, टोटल इसके 5 लेक्चर हैं। तो उसमें मैंने अलग अलग तरह से आप लोगों को इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं उनको हिंदी में कवर कराने की कोशिश करी है बच्चों। ठीक है। तो धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में एक अलग चैप्टर के साथ।